Hello guys, this is Achin from Nahata Professional Classes. Welcomes you to my podcast of CA Foundation. आज अपन रिवाइज करने वाले हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 को। भाई सबसे पहला कंसेप्ट ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है क्या बेटा? इट इज अ ब्लेंड। ये ब्लेंड है पार्टनरशिप और कंपनीज का। मतलब इसके अंतर्गत हमें लिमिटेड लाइबिलिटी मिलेगी मेंबर्स को, और वो लिमिटेड लाइबिलिटी मिलेगी एट अ लो कंप्लायंस कॉस्ट, और साथ ही साथ जो पार्टनर्स हैं उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी कि वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपना इंटरनल स्ट्रक्चर एज अ ट्रेडिशनल पार्टनरशिप। एलएलपी के अंतर्गत मजे आपको कंपनीज के भी मिलते हैं और पार्टनरशिप के भी मिलते हैं। जैसे कि अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी की बात करूं तो पहला चीज है एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, जो कि इन्होंने कंपनी से उठाया। एलएलपी का है परपेचुअल सक्सेशन, ये भी कंपनीज का कैरेक्टरिस्टिक है। एलएलपी हैज गॉट सेपरेट लीगल एंटिटी, दिस इज आल्सो फ्रॉम द कंपनीज एक्ट। ओके, नेक्स्ट एलएलपी जो है अग्रीमेंट के तहत काम करती है, ये उन्होंने पार्टनरशिप एक्ट से उठाया है। कंपनी की जैसे आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं वैसे एलएलपी का भी क्या है दोस्तों, आर्टिफिशियल पर्सन है, तो ये भी इन्होंने कंपनीज एक्ट से उठाया। एलएलपी के अंतर्गत म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती है। एलएलपी में कॉमन सील होती है जो कि ऑप्शनल है। एलएलपी के अंतर्गत लिमिटेड लाइबिलिटी होती है मेंबर्स की। मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस सारे पार्टनर्स देखते हैं, लेकिन हाँ कंप्लायंस करने की जिम्मेदारी किसकी है? डेजिग्नेटेड पार्टनर की है। जो भी बिजनेस होता है वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए होता है। इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है इन्वेस्टिगेट करने का। कोई भी अग्रीमेंट जैसे कि मर्जर करना, अमेलगमेट करना, ये सारा कुछ एलएलपी एक्ट के तहत होता है। कन्वर्जन करने की बात है तो उसके शेड्यूल्स दिए हुए, अगर मैं बताऊं तो एलएलपी में 81 सेक्शंस है और 4 शेड्यूल्स है। इस 4 शेड्यूल में पहला शेड्यूल है दोस्तों जो बात करता है म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज की। सेकंड शेड्यूल बात करता है फर्म को एलएलपी में कन्वर्ट करने की। थर्ड शेड्यूल बात करता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट करने की, और फोर्थ शेड्यूल बात करता है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट करने की। जो भी फाइलिंग करने हैं डॉक्यूमेंट्स की वो सारे इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग होगी, और ये इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग होती है mca.gov.in की वेबसाइट में। नेक्स्ट थिंग, अगर हमें एग्जाम में पूछा जा सकता है एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी। एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी क्या है बेटा? सबसे पहली चीज है इट इज इजी टू फॉर्म, इजी टू डिसॉल्व। सारे पार्टनर्स एंजॉय करते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी। फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। ऑर्गेनाइज एंड ऑपरेट होता है ऑन द बेसिस ऑफ एन अग्रीमेंट, एंड इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी विदाउट इंपोजिंग डिटेल्ड लीगल एंड प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट। अगर आपको इनकॉर्पोरेट करना है एलएलपी को, सबसे पहली चीज 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए जो कि एक माइंडसेट के साथ हो कि उन्हें एक लॉफुल बिजनेस करना है। साथ ही साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आरओसी को सबमिट करने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स के नाम क्या है? पहला, नेम ऑफ द एलएलपी होना चाहिए उस डॉक्यूमेंट में, प्रपोज बिजनेस ऑफ द एलएलपी, एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द एलएलपी, नेम एंड एड्रेस ऑफ ईच ऑफ द पार्टनर ऑफ द एलएलपी, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्संस जो कि क्या बनेंगे? डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेंगे, एंड सच अदर इंफॉर्मेशन जो कि एलएलपी के रिगार्डिंग है। ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर के आपको कहां जाना होगा? आरओसी के पास। सिर्फ ये डॉक्यूमेंट नहीं दोस्तों, आपको साथ ही साथ लेकर के जाना पड़ेगा एक स्टेटमेंट, जो कि स्टेटमेंट साइन किया जाएगा ईदर बाय एडवोकेट और सीए और सीएस और सीएमए, या एंड साथ ही साथ बाय एनी वन जो कि सब्सक्राइब करता है हिज नेम टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। इनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया जाएगा जिस स्टेटमेंट में लिखा होगा दैट ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट एंड रूल्स मेड देयर अंडर, उसे कंप्लाई किया गया है। ये सारी चीजें ये आरओसी को देंगे, और आरओसी जो है 14 दिन लगाएगा। 14 दिन के अंदर अंदर रजिस्टर करेगा इन डॉक्यूमेंट को और इशू करेगा एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है ये एक कंक्लूसिव एविडेंस होता है कि यस जो एलएलपी है वो इनकॉर्पोरेट हो गई है। अगर आपने कोई भी गलत स्टेटमेंट दिया, फॉल्स स्टेटमेंट दिया, तो बेटा आपके ऊपर पनिशेबल है इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 2 years मैक्सिमम, एंड फाइन लगेगा 10,000 से लेकर के 5 लाख तक। ओके, अब एलएलपी बन जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कम्युनिकेशंस होंगे। आपको पार्टनर्स के साथ कम्युनिकेट करना है, डेजिग्नेटेड पार्टनर के साथ कम्युनिकेट करना है, एलएलपी के साथ कम्युनिकेट करना है। तो कैसे करोगे? तो इसके लिए रजिस्टर्ड ऑफिस का होना जरूरी है। हर एक एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस होना जरूरी है जहां पे सारे कम्युनिकेशंस आएंगे। वो अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट सर्व करना है तो आप पोस्ट से कर सकते हो, या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से कर सकते हो, या एनी अदर मैनर से भी कर सकते हो। कुछ भी गड़बड़ घोटाला होता है तो यहाँ पे एलएलपी के ऊपर है मिनिमम 2,000 और मैक्सिमम 25,000 की सजा। जैसे ही कोई भी एलएलपी इनकॉर्पोरेट होता है तो उसके कारण अब वो स्यू कर सकता है अपने नाम पर, उसके नाम पे स्यू हो सकते हैं। उसके पास कॉमन सील होती है, वो अपनी प्रॉपर्टी अक्वायर कर सकता है, ओन कर सकता है, होल्ड कर सकता है, एंड साथ ही साथ जो बॉडी कॉर्पोरेट कर सकता है वो सारे मजे किसको मिल जाते हैं? एलएलपी को मिल जाते हैं।
नेक्स्ट थिंग, अगर मैं नाम को लेकर के बोलूं तो भाई एलएलपी जब बनेगी तो एलएलपी का जो भी नाम होगा उसके लास्ट में लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एज अ सरनेम होगा, या उसका एक्रोनियम भी हो सकता है, दैट इज एलएलपी। कोई भी एलएलपी का नाम अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट, या आइडेंटिकल या टू नियरली रिजेंबल नहीं होना चाहिए टू एनी फर्म, एनी कंपनी और एनी ट्रेडमार्क विच इज रजिस्टर्ड अंडर ट्रेडमार्क एक्ट। अगर आपको रजिस्टर कराना है नाम को तो दोस्तों आप रजिस्टर करा सकते हैं नाम को, 3 महीने के लिए रजिस्टर हो जाता है। इसके लिए आपको रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा, उसे फीस देनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, तो वो आपके नाम को 3 महीने के लिए रजिस्टर करा सकते हैं। अगर मान लीजिए कभी कभार ऐसा होता है कि बाद में पता चलता है कि आपका जो नाम है वो नाम जो है अनडिजायरेबल है, तो ऐसे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है भाई आप अपने नाम को चेंज करिए, तो आपको चेंज करना पड़ता है विद इन 3 मंथ्स आफ्टर द डेट ऑफ डायरेक्शन, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ और ज्यादा समय देगी तो उतने समय के अंदर आपको अपने नाम को चेंज करना पड़ेगा। अदरवाइज एलएलपी के ऊपर 10,000 से लेकर के 5 लाख तक का लग सकता है और डेजिग्नेटेड पार्टनर के ऊपर 10,000 से लेकर के 1 लाख तक का लगेगा। अगर मैं स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेट एलएलपी की बात करूं दोस्तों तो उसके स्टेप्स में सबसे पहला है नेम रिजर्वेशन, दूसरा है इनकॉर्पोरेशन कराना और तीसरा है अग्रीमेंट बनाना। जो नेम इनकॉर्पोरेशन है वो आपको करना पड़ता है फॉर्म 1 के अंतर्गत, इनकॉर्पोरेशन आपको करना पड़ता है फॉर्म 2 के अंतर्गत, और आपको अग्रीमेंट बनाना पड़ता है। अगर आपने अग्रीमेंट नहीं बनाया कोई बात नहीं, शेड्यूल 1 में आपको सारे राइट्स एंड ड्यूटीज दिए हुए वो आपके ऊपर क्या हो जाएंगे, लागू हो जाएंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट जो हम इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं वो रिलेशंस ऑफ द पार्टनर्स के ऊपर है। जो भी भाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ द एलएलपी में जिन भी लोगों ने सब्सक्राइब किया उनका नाम टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, वो सभी लोग एलएलपी के क्या बन जाते हैं, पार्टनर। और एलएलपी के पार्टनर्स बनने के बाद आपके जितने राइट्स एंड ड्यूटीज हैं वो सब किसके द्वारा गवर्न की जाएगी, बाय द अग्रीमेंट विच यू हैव डन, दैट इज नोन एज एलएलपी अग्रीमेंट। अगर आप फॉर एग्जाम्पल पार्टनरशिप को छोड़ना चाहते हैं तो वैसे तो आप छोड़ सकते हैं डेथ से, या अगर आप इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गए तब, या आप एजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट हो गए तो ऐसे केस में आप पार्टनरशिप छोड़ देते हैं। लेकिन इन केस अगर आप पार्टनरशिप को छोड़ना चाहते हैं तो उसके 30 दिन पहले आपको सारे पार्टनर्स को बताना पड़ेगा कि हाँ मैं एलएलपी को छोड़ रहा हूं, और जैसे ही आप छोड़ते हैं उसके 30 दिन के अंदर आगे आने वाले 30 दिन के अंदर आरओसी को बता दिया जाता है बाय दी एलएलपी कि भाई आपने पार्टनरशिप को क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। अगर मान लीजिए आपने आरओसी को ये चीज नहीं बताई, अगर आरओसी को ये चीज नहीं बताई तो ऐसे केस के अंतर्गत आप जो हैं वो लाइबल मान लिए जाएंगे फॉर ऑल द डीड्स विच हैव बीन डन बाय द एलएलपी आफ्टर योर रिटायरमेंट। तो भले ही आप रिटायर हो भी गए तो भी आपको यहां पर लाइबल होना पड़ सकता है। नेक्स्ट थिंग अगर हम बात करें तो भाई आपको अब निकलने के बाद क्या होगा, तो भाई सिंपल सी बात है, आपको आपका कैपिटल का कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, एज वेल एज आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द एलएलपी, ये भी आपको जो है वो मिल जाएगा। तो जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो भी आपको मिल जाएगा, एज वेल एज अगर हम बात करें तो आपको अमाउंट जो कि इक्वल टू कैपिटल कंट्रीब्यूशन वो भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट थिंग अगर हम बात करें दोस्तों, अगर कोई भी प्रकार का आपका नाम में चेंज आता है, पर्टिकुलर्स ऑफ द पार्टनर्स में चेंज आता है, तो कोई भी पार्टनर के पर्टिकुलर्स में चेंज आया, नाम में चेंज आया, तो जैसे ही चेंज आया उसके 15 दिन के अंदर आपको बताना पड़ेगा एलएलपी को, और जैसे ही चेंज आया उसके 30 दिन के अंदर एलएलपी बताएगा आरओसी को। ये जो भी आरओसी को आपको बताना जरूरी है, एलएलपी को भी। अगर एलएलपी ने नहीं बताया तो फिर एलएलपी के ऊपर है 2,000 से लेकर के 25,000 तक, और पार्टनर जिसने कॉन्ट्रावेंट किया उसके ऊपर है 2,000 से लेकर के 25,000 तक। सर इन केस अगर एलएलपी ने फाइल नहीं किया तो क्या पार्टनर फाइल कर सकता है? बिल्कुल बॉस, पार्टनर भी इस केस में नाम में चेंज आया या अगर वो रिटायर हुआ तो जहां जहां डॉक्यूमेंट जो आपको आरओसी को देना पड़ता है वो आप बकायदा पार्टनर खुद भी दे सकता है। सर मान लीजिए जहां पर डेट्स दी हुई है 30 डेज, हमने नहीं दे पाए आरओसी को 30 डेज में, तो क्या होगा? तो बेटा आपको मिलेंगे नेक्स्ट 300 डेज, आप 300 दिन के अंदर तो करा लीजिए, जिसमें आपको 100 रुपीज पर डे की पेनल्टी लगेगी। सर हम ना 300 दिन में भी नहीं कर पाए तो फिर क्या होगा? तो आप उसके बाद कभी भी करा सकते हैं, उसमें आपको एडिशनल फीस देना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट थिंग अगर मैं बात करता हूं एक्सटेंट एंड लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी के लिए, तो बोला गया भाई एलएलपी जो है वो बाउंड नहीं होती है ऐसे किसी भी काम के लिए जो कि पार्टनर की अथॉरिटी में नहीं था और जिसके साथ उसने ट्रांजैक्शन किया उसको भी पता था कि भाई ये सामने वाले की अथॉरिटी में नहीं है। एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे से अथॉरिटी ले ली गई है कि मैं एलएलपी के नाम पे मनी बोरो नहीं कर सकता, और मिस्टर एक्स को पता था कि अचिन नाहटा मनी जो है बोरो नहीं कर सकता, फिर भी अचिन नाहटा के साथ एक्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया एलएलपी को मनी देने का, अचिन नाहटा को उसे मनी दिया एलएलपी के लिए। तो बोला गया भाई यहां पे जब मना था
अचिन नाहटा को और ये बात एक्स को पता थी, तो इसके लिए एलएलपी जो है वो बाउंड नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर कोई भी रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन मैंने बिजनेस करते समय किया तो ऑब्वियस सी बात है, इसके लिए बेसिकली अचिन नाहटा विल बी लाइबल एज वेल एज एलएलपी विल बी लाइबल। ओके, अगर मान लीजिए एलएलपी की कोई भी लाइबिलिटी आती है तो वो फिर किससे मीट आउट की जाएगी? एलएलपी की प्रॉपर्टी से ही मीट आउट की जाएगी। मेरे किए हुए कोई भी काम के लिए कोई दूसरा पार्टनर जो है वो पर्सनली कभी भी लाइबल होने वाला नहीं है। ओके, फिर एक कंसेप्ट अपन ने पढ़ा था होल्डिंग आउट को लेकर के, जिसके अंतर्गत एक कंसेप्ट आता है एस्टॉपल या होल्डिंग आउट, दोनों एक ही बात है। एस्टॉपल मतलब अगर मैंने झूठ बोला तो आप मुझे सच बोलने से रोक सकते हैं मेरे खुद के फायदे के लिए, और होल्डिंग आउट है झूठ में साथ दिया। तो अगर किसी भी पर्टिकुलर पर्सन ने झूठ में साथ दिया और अगर कोई क्रेडिटर है जिसने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया एलएलपी पे, तो वहां पर होल्डिंग आउट का कंसेप्ट लग जाता है। ओके, अगर मैंने कोई भी फ्रॉड किया इन द नेम ऑफ एलएलपी, क्रेडिटर्स के साथ फ्रॉडुलेंट पर्पस किया, तो ऐसे केस के अंतर्गत अगर एलएलपी इसी काम के लिए बनाई गई थी तो जो पार्टनर है बेटा वो कैसा हो जाता है? अनलिमिटेड तरीके से लाइबल हो जाता है। मान लीजिए अब ये सब फ्रॉड व्रॉड हमने किया तो ऑब्वियस सी बात है हमारे इन्वेस्टिगेशन होगी, और अगर बीइंग अ पार्टनर अगर किसी ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की मदद किया तो ऐसे केस में उसकी जो पेनल्टी होगी लॉ में वो रिड्यूस की जा सकती है या वेव भी की जा सकती है, अगर ये पता चल जाए कि आपने इन्वेस्टिगेशन में मदद की है। हाँ, अगर आप बीइंग अ एम्प्लॉय या बीइंग अ पार्टनर आप जब ये करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है बाद में आपको इसका हर्जाना भुगतना पड़ सकता है, जैसे आपको डिमोट कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे, हैरिस करेंगे। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, लॉ आपको बकायदा इस चीज में प्रोटेक्ट करता है कि आपको कोई भी डिमोट नहीं कर सकता, सस्पेंड नहीं कर सकता, थ्रेटन अप नहीं कर सकता, हैरिस्ड नहीं कर सकता, डिस्क्रिमिनेशन किसी भी प्रकार का आपके साथ नहीं होगा। इस चीज के लिए लॉ वहां पर देखता है। अगर आप एलएलपी हैं तो आपको फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स भी करने पड़ते हैं आरओसी को, आपको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी पड़ेंगी रिलेटिंग टू अफेयर्स फॉर ईच ईयर, हर साल ऑन कैश बेसिस या अक्रूवल बेसिस अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम बनानी होगी और इसे मेंटेन करना होगा रजिस्टर्ड ऑफिस में। स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी भी आपको बनानी पड़ती है। फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 महीने के अंदर अंदर आपको एक स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी एंड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स बनाना होगा, जो कि आपको सबमिट करना पड़ता है किसके पास? आरओसी के पास। इन केस अगर आपने स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी या फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं दिया लगातार 5 साल तक के, तो मैं आपको आगे जाके पढ़ाऊंगा कि भाई वाइंडिंग अप पे भी जा सकता है, ट्रिब्यूनल आपको एलएलपी को वाइंड अप करने के लिए भी बोल सकता है। ओके, अगर एलएलपी ने इसको कंप्लाई नहीं किया तो 25,000 से लेकर के 5 लाख तक का फाइन, डेजिग्नेटेड पार्टनर के ऊपर 10,000 से लेकर के 1 लाख तक का फाइन। नेक्स्ट कंसेप्ट है एनुअल रिटर्न। एवरी एलएलपी जो है वो बेसिकली एनुअल रिटर्न जो है वो फाइल करती है। 60 डेज के अंदर अंदर आपको एनुअल रिटर्न को फाइल करना पड़ता है आरओसी के पास। सर 60 डेज कहां से? फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। आपको एक बात बताना चाहता हूं, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर मतलब कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। लेकिन इन केस अगर आपकी एलएलपी जो है वो 30 सितंबर के बाद पैदा हुई है, इनकॉर्पोरेट 30 सितंबर के बाद हुई है, तो फिर वो नेक्स्ट ईयर का 31 मार्च आपका फाइनेंशियल ईयर नहीं माना जाएगा, उसका और नेक्स्ट ईयर माना जाएगा। सर एग्जांपल मान लीजिए 1 दिसंबर 2022 को मेरी एलएलपी बनी है, तो 31 मार्च 2023 में मेरा फाइनेंशियल ईयर खत्म नहीं होगा, मेरा फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा 31 मार्च 2024 में। ओके, अगर आपने एनुअल रिटर्न नहीं फाइल किया 60 डेज के अंतर्गत तो एलएलपी के ऊपर है 25,000 से लेकर 5 लाख तक, और साथ ही साथ जो भी पार्टनर्स होगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर होगा, उसके ऊपर है बेटा 10,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक। नेक्स्ट, कन्वर्जन इनटू एलएलपी। भाई आज अगर बात की जाए तो भाई जो एलएलपी है वो कन्वर्ट होगी फर्म से कन्वर्ट होगी एलएलपी में, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कन्वर्ट होगी एलएलपी में, या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी कन्वर्ट होगी किसमें? एलएलपी में। तो ऐसे कन्वर्जन के लिए शेड्यूल 2 है, 3 है, 4 है, जो रिस्पेक्टिवली हम जानते हैं। बट जैसे ही आप कन्वर्ट हो जाते तो बोला जाता है कि भाई आपको उसके विद इन 15 डेज आपको कंसर्न्ड आरओसी या आरओएफ को बताना पड़ता है कि आप कन्वर्ट हो गए। जैसे पार्टनरशिप से एलएलपी में आए तो आपको आरओएफ को बताना होगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में आए हैं तो आपको आरओसी को बताना होगा कि अब हम एलएलपी में कन्वर्ट हो गए, और जितने भी आपके वहां पे पार्टनर्स थे या मेंबर्स थे अब वो एलएलपी के पार्टनर्स बन जाएंगे। एज वेल एज जितनी भी टेंजिबल एसेट्स हैं, मूवेबल हो, इमूवेबल हो, इंटेंजिबल हो, ये सारी एसेट्स अब किसके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के तहत लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की ट्रांसफर हो जाएंगी। उसके अलावा जितने भी आपके ऊपर केसेस वगैरह चल रहे थे वो सब एलएलपी के मान लिए जाएंगे।
नेक्स्ट कंसेप्ट और वाइंडिंग अप। अगर एलएलपी को बंद होना है बेटा तो एलएलपी बंद हो सकती है, तो वॉलंटरी भी बंद हो सकती है, या तो फिर वो बंद हो सकती है बाय द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल। अब ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से अगर एलएलपी बंद होती है तो 6 केसेस है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है कि जब एलएलपी डिसाइड करती है कि उसे वाइंड अप होना है ट्रिब्यूनल के द्वारा, या 6 महीने से ज्यादा महीने हो गए हैं और नंबर ऑफ पार्टनर्स ऑफ एलएलपी जो है वो बिलो 2 है, ये एलएलपी जो है इट्स अनेबल टू पे द डेट, ये एलएलपी जो है वो अगेंस्ट द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया काम कर रहा है, ये एलएलपी ने डिफॉल्ट कर दिया है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी देने में या एनुअल रिटर्न देने में फॉर एनी 5 कॉन्जिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर, या ट्रिब्यूनल इस ओपिनियन पे कि भैया अब एलएलपी को वाइंड अप कर देना चाहिए, तो एलएलपी को हम क्या कर देंगे दोस्तों, वाइंड अप कर देंगे। नेक्स्ट थिंग बोला जा रहा है कि भाई अगर कोई भी एलएलपी के डॉक्यूमेंट्स आपको आरओसी को देना है तो वो एलएलपी के डॉक्यूमेंट आप आरओसी के पास इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग कर सकते हैं, दैट इज ई फाइलिंग कर सकते हैं, और ई फाइलिंग करते समय आपको डिजिटल सिग्नेचर लगाना पड़ेगा, और डिजिटल सिग्नेचर जो है वो एज पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 होना चाहिए। फिर जो भी डॉक्यूमेंट आपने आरओसी के पास सबमिट किया होगा वो सारे डॉक्यूमेंट कभी भी एडमिसिबल हो सकते हैं एज अ एविडेंस, तो कभी भी कोई एविडेंस की जरूरत होगी तो आरओसी में आपके दिए हुए डॉक्यूमेंट्स को यूज किया जा सकता है। सो दिस वाज द होल रिवीजन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा प्लीज शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सारे ग्रुप्स में डाल दीजिए, ठीक है। सो दिस इज अचन नाहटा एंड आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, टाटा बाबा, सी या, बाय बाय।